हेलो बच्चों, सो मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब मेरे साथ कर रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमंस में किस तरह का ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजीज देखी थी। ओके, आज हम उसके आगे देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो मैंने आपको कहा था कि जो एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें तीन चीजें रिक्वायर्ड है। कोई भी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें तीन चीजें चाहिए। एक होता है पंपिंग ऑर्गन जो कि हार्ट है, वो हम देख चुके हैं। दूसरा, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स चाहिए जो इस ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। और तीसरा, एक रिपेयरिंग सिस्टम चाहिए। तो हम पंपिंग ऑर्गन तो देख चुके हैं। आज हम दूसरे जो दो सिस्टम्स हैं, यानी कि जो दूसरी रिक्वायरमेंट है एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, वो देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द ब्लड वेसल्स। सो अ पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड टू पुश द ब्लड अराउंड अस। एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। तो पंपिंग ऑर्गन क्या था? हार्ट था, विद अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, है ना, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। तो आज हमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के बारे में देखना है बच्चों। वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। ओके, सो देखो, यहाँ पे क्या था? हार्ट था। हार्ट से जो भी ब्लड है वो एओटा, सबसे पहले जो सबसे मोटी आर्टरी कौन सी होती है? एओटा। एओटा आगे जाके आर्टरी में डिवाइड होती है। आर्टरी आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड होती है बच्चों। सबसे मोटी एओटा हो गई, एओटा से पतली आर्टरी हो गई, आर्टरी आगे जाके और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होती है बच्चों, जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। बच्चों, जितने भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, जैसे सेल्स को अगर हमें ऑक्सीजन देना है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, सपोज ये एक्सचेंज होता है, वो सारा एक्सचेंज कहाँ से होगा? कैपिलरी से, क्योंकि एकदम पतली सी ट्यूब है। तो जितना पतला लेयर होगा उतना एक्सचेंज करने में क्या होगा? इजी होगा। अगर जितनी मोटी दीवार होगी बीच में बच्चों, उतना एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जहां पर भी चीजों का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में, बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, जहां पे भी ब्लड और टिश्यू के बीच में बच्चों एक्सचेंज होगा, वहां पर हमेशा कैपिलरीज होगी। वहां पे हमेशा कैपिलरीज होगी। सी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वेन्स, ब्लू कलर की, रेड कलर की आर्टरीज हो गई। तो देखो, ये ऑक्सीजन गया कैपिलरीज में, कैपिलरीज से ये ऑक्सीजन सेल्स में जाएगा और बदले में CO2 आ जाएगा। ओके, नाउ द कैपिलरीज ज्वाइंट होके क्या बनाएंगे? वेन। और जो वेन्स होती है वो ज्वाइन करके क्या बनाती है? वेना कावा। क्या बनाएगी? वेना कावा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर दो मेन ब्लड वेसल्स के बारे में देखना है, आर्टरी एंड वेन्स के बारे में। आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती हुई जो सबसे थिन ट्यूब्स है या थिन ब्लड वेसल्स है बच्चों, वो है कैपिलरी। याद रखना, आर्टरी एंड वेन, ये तो दो मेन हो गए, ये तो हम पढ़ने वाले अभी आगे कि ये क्या काम करती है। पर आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करते हुए जो पतली पतली ट्यूब्स हो जाती है वो हो जाती है कैपिलरीज। ओके, चलो नेक्स्ट। सो देख लेते हैं हम आर्टरीज और वेन्स का, कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। इसका डिफरेंस बिटवीन आपको आता है, सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आर्टरी, आर्टरी क्या करती है? वो हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती है। हार्ट से, है ना, इफ यू रिमेंबर, राइट वेंट्रिकल से एओटा के थ्रू फिर आर्टरी आती है और आर्टरी पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाती है। हार्ट से, ए से आर्टरी, ए से अवे, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। ओके, वहीं पे वेन्स का देखो, वेन्स क्या करता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाता है। तो आर्टरीज जो है वो ब्लड को अवे कैरी करती है फ्रॉम दी हार्ट, और जो वेन्स है वो टूवर्ड्स कैरी करती है। जो वेन्स है वो टूवर्ड्स कैरी करेगी। ओके, अब जब भी मतलब ब्लड को पंप करना है, मतलब उसको पूरी बॉडी में जब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ब्लड बहुत जोरों से ब्लड को पंप करता है। तो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और वहीं पे वेन्स में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो सिंपल सा रहता है। पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इसे बहुत प्रेशर से जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। ओके, पर वेन्स में उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। अब आर्टरी में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए आर्टरी की वॉल्स कैसी है? थिन एंड इलास्टिक। इतने सारे प्रेशर को झेलने के लिए उसकी जो वॉल्स है वो मजबूत तो होनी चाहिए, इसलिए उसकी वॉल्स कैसी है? थिक एंड इलास्टिक। वहीं पे वेन्स में इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है, तो वेन्स की वॉल्स कैसी जाएगी? थिन वॉल जाएगी, और इलास्टिक भी नहीं है ज्यादा। आर्टरी के पास वाल्व्स नहीं होते, आर्टरी के पास वाल्व्स नहीं है, लेकिन वेन्स के पास वाल्व्स होते हैं। अगेन, वाल्व्स का फंक्शन मैंने बताया था तुम्हें लास्ट वीडियो में। वाल्व्स बैकफ्लो प्रिवेंट करते हैं ब्लड का, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वाल्व्स होते हैं वो ब्लड को बैकफ्लो प्रिवेंट करेंगे। बच्चों, फूड का भी हमने देखा था बैकफ्लो प्रिवेंट करना, फूड का।
फूड भी अगर एक बार स्टमक में आ जाएगा, स्टमक के बाद वो फिर से एसोफेगस में नहीं जाना चाहिए। इफ यू रिमेम्बर, वहां पे भी देखा था, वहां पे कौन बैक फ्लो प्रिवेंट करता था? स्पिंचर मसल्स। कौन प्रिवेंट करता था? स्पिंचर मसल्स। तो याद रखना, फूड का बैक फ्लो कौन प्रिवेंट कर रहे थे? स्पिंचर मसल्स। और ब्लड का बैक फ्लो कौन प्रिवेंट करते हैं? वाल्व्स। ओके, सो वाल्व्स आर प्रेजेंट। आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते, वेन्स में वाल्व्स होंगे। आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक को छोड़कर, पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी याद करो बच्चों, राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड लंग्स की तरफ लेके जा रहे थे, राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा था, तो कौन कैरी कर रहा था? पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रही थी। तो इट इज द ओनली आर्टरी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर बन सकता है कि विच इज द आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। वहीं पे वेन्स तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, लेकिन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन्स ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसी कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? तो पल्मोनरी वेन। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। और सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वेना कावा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वाल्व्स भी याद रखना, आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते हैं, वेन्स में वाल्व्स होते हैं। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए ये थिक एंड इलास्टिक वॉल्स हैं, यहाँ पे थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल्स प्रेजेंट होगी। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन और आर्टरीज एंड वेन्स डेफिनेटली प्रिपेयर करेंगे सब बच्चे, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। चलो नेक्स्ट। When the blood flows to the blood vessels, it exerts the pressure on the wall of the blood vessels, है ना? अभी मैंने समझाया ना कि जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो बहुत प्रेशर से वो आर्टरीज में जा रहा है। अब आर्टरीज में जब प्रेशर से जाएगा तो आर्टरीज की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट भी करेगा, एंड वी कॉल देम ब्लड प्रेशर, है ना? उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्लड प्रेशर करते हैं। दिस प्रेशर इज ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट। हार्ट बीट में दो फेजेस होते हैं, ठीक है? एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। एक बार हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जब उसको ब्लड को पंप करना है ना, जब उसको हार्ट से ब्लड को बाहर निकालना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे जोर से दबाएगा हार्ट को और सारा ब्लड बाहर, है ना? ये ब्लड ऐसे, ये हार्ट है तो ये जोर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सारा ब्लड बाहर चला जाएगा, ठीक है? और फिर वो रिलैक्स हो जाएगा, एक बार ब्लड को भेज के वो रिलैक्स हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है? और जो रिलैक्सेशन है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या कहेंगे? सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन है उसको हम क्या कहेंगे? डायस्टोल। ओके, चलो। सो प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वेंट्रिकल से तो ब्लड बाहर जाएगा, तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस टाइम पे आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, जो कि 120 mm Hg है। 120 mm Hg है। और Hg कुछ नहीं है, इट्स अ यूनिट टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ओके, इट्स अ मर्क्यूरी। Hg मीन्स मर्क्यूरी। ओके, नेक्स्ट। जब प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए तो उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। उसको हम क्या कहेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि 80 mm Hg है। तो हमारे हमारे जब हम लोग कभी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। तो जनरली वो जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे आर्टरीज का प्रेशर होता है। एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो आर्टरी में प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक हुआ। और जब जो डायस्टोलिक प्रेशर है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। तो आपने देखा होगा डॉक्टर हमेशा 120 80 ऐसे लिखते हैं, या कभी कभी किसी का ऊपर नीचे होगा तो 100 और 70 भी देखा होगा आपने, है ना? सो दैट इज अ ब्लड प्रेशर। और इसको मेजर करने के लिए बच्चों वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको मेजर करने के लिए बच्चों जो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है स्पैग्नोमैनोमीटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो बच्चों इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं स्पैग्नोमैनोमीटर। स्पैग्नोमैनोमीटर। ओके,
अ सिस्टम, अब मैंने आपको कहा था कि तीसरी चीज जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जरूरी है वो है रिपेयरिंग सिस्टम। ठीक है, अब हमारी ब्लड वेसल्स में कभी भी, यू कैन सी ये डैमेज ब्लड वेसल है। सो ब्लड वेसल्स में कभी भी डैमेज हो सकता है, कभी भी कट लग गया, है ना, कभी भी कट लग गया हमें, तो उससे हमारा ब्लड वेसल डैमेज हो जाएगा। अब अगर सोचो ब्लड वेसल डैमेज हो गया और अगर तुम उसको रिपेयर नहीं करो तो ब्लड तो कंटिन्यूसली फ्लो करता जाएगा, फिर बॉडी से ब्लड खत्म हो गया तो हम ही खत्म हो गए ना। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा तो बॉडी में चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है वो तो ब्लड है। तो अगर बॉडी से ब्लड निकल जाएगा बच्चों तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो हम काम नहीं करेंगे, है ना। तो अगर इसमें कोई भी डैमेज होगा, डैमेज तो होगा ही, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। और रिपेयर उसको कौन करते हैं बच्चों, प्लेटलेट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे रिपेयरिंग सिस्टम में आते हैं। सो देखो यू कैन सी हियर कि जैसे इसको एक हैंड शो किया, यहाँ पे कट लग गया, ब्लड फ्लो कर रहा है। ओके, अब अगर ब्लड फ्लो करता रहेगा तो मैंने कहा पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सो द ब्लड प्लेटलेट्स यहाँ पर जाएगी, वो लीकेज को बंद कर देगी, जहाँ पे भी ब्लड फ्लो हो रहा है उस लीकेज को बंद कर देगी, रिपेयर कर देगी ताकि वहां से ब्लड फ्लो नहीं हो। सो प्लेटलेट्स एक्ट एज अ रिपेयरिंग सिस्टम। नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, जब हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना स्टार्ट किया था बच्चों, तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन के लिए हमें मीडियम चाहिए। तो मीडियम में हमने देखा था कि हमें ब्लड चाहिए और एक लिम्फ चाहिए। ब्लड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड क्या है, ब्लड में लिक्विड होता है, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें सेकेंड मीडियम के बारे में डिस्कस करना है कि लिम्फ। तो पहले देखते हैं कि हम ये जो लिम्फ है वो कैसे फॉर्म होता है। तो बच्चों जब भी ब्लड जो है वो हार्ट से फ्लो कर रहा होता है और वो कैपिलरीज में जाता है, तो कैपिलरीज में मैंने आपको क्या बताया था, जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो कैपिलरीज से होता है ना। अब जब ये ब्लड कैपिलरी से फ्लो कर रहा होता है ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड ना वो कैपिलरी से बाहर आ जाता है। एक्सचेंज हो रहा है वो तो तुम जाने दो, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जब वो कैपिलरी से फ्लो कर रहा है ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है ना वो टिश्यू स्पेसिस में आ जाएगा। देखो ये जो सेल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये टिश्यू है, तो टिश्यू स्पेसिस में आ जाएगा। वो कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड टिश्यू स्पेसिस में। देखो अभी यहाँ पर आएगा कि देखो जब ये ब्लड फ्लो कर रहा है तो यहाँ से जो ब्लड है वो थोड़ा सा बाहर आ जा रहा है, येलो कलर से जो तुम्हें दिख रहा है ना। तो जब भी ब्लड फ्लो करेगा, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, जब भी कैपिलरी में जा रहा है तो एक्सचेंज तो कर रहा है, वो अलग बात है ना। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड वहां से ऊज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और टिश्यू के सराउंडिंग में आ जाता है। अब सोचो अगर हर बार ऐसा होगा तो वहां पे तो इतना सारा टिश्यू फ्लूइड आ जाएगा, इसको टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड। अब वहां पे तो इतना सारा टिश्यू फ्लूइड हो जाएगा बच्चों, और अगर इसको हमने वहां से रिमूव नहीं किया तो वो तो मतलब वो जगह पे तो स्वेलिंग आ जाएगी, वो धीरे 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 फूलता चला जाएगा और हमारा वो पर्टिकुलर ऑर्गन तो ऐसे बस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो ब्लड तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है और जो ब्लड है वो कैपिलरीज में भी जाएगा। अब ये कैपिलरी से हमेशा ब्लड बाहर आ रहा है, कैपिलरी से हमेशा ब्लड बाहर आ रहा है। अब ये ब्लड अगर कंटिन्यूसली बच्चों बाहर आता रहेगा और वहां से अगर उसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो ये तो वहां पे पूरा भर जाएगा, भर जाएगा और एक दिन बर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना। तो हमारी बॉडी ने उसका ध्यान कैसे रखा है, तो ध्यान देना, ये जो टिश्यू फ्लूइड बनता है, इस टिश्यू फ्लूइड को फिर ये लिम्फ कैपिलरीज क्या करती है, कलेक्ट करती है। ये जो दिख रही है, ठीक है, यूज अ डिफरेंट कलर, ये जो दिख रही है आपको पूरी लिम्फ कैपिलरीज है, दिस इज लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ कैपिलरीज इसको कलेक्ट करेंगे, है ना। ये जो टिश्यू फ्लूइड है, देखो ये सारे टिश्यू फ्लूइड को कौन कैरी करेगा, लिम्फ कैपिलरीज। एक बार कैपिलरीज ने ये टिश्यू फ्लूइड ले लिया तो उसके बाद ये टिश्यू फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। इस टिश्यू फ्लूइड को हम क्या कहेंगे बच्चों, लिम्फ। पहले टिश्यू फ्लूइड है, क्यों, क्योंकि टिश्यू के सराउंडिंग में है। फिर जब इसको लिम्फ कैपिलरीज ने कलेक्ट कर लिया तो उसको लिम्फ कहेंगे। अब ये लिम्फ इसको कहाँ पे रिटर्न कर देंगे, वेन्स में, क्यों, क्योंकि वहीं से तो आया था ये ब्लड। ये जो टिश्यू फ्लूइड है वो आया कहाँ से था, ब्लड में आया था। तो जो जिसकी चीज है उसको रिटर्न कर देंगे। तो लिम्फ कैपिलरीज इसको लेंगे और वेन्स में ड्रेन कर देंगे, ठीक है।
So this form the tissue fluid. It is also called as lymph. उसको lymph बोलते हैं, पर lymph जब उसको collect कर लिया जाता है तब उसको lymph बोलते हैं. And it is slightly yellow in color. ये ब्लड प्लाज्मा से सिमिलर होता है बच्चों, लेकिन इसमें लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन होते हैं और इसमें कोई आरबीसीज नहीं होते. जो लिम्फ होता है वो ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही रहता है, कलर डिफरेंस है, दूसरा इसमें प्रोटीन कम होते हैं और तीसरा आरबीसीज नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट. लिम्फ देखो यहाँ पे लिखा है ना, फिर लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज. ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में गया, वहां से वो फाइनली ओपन होगा इनटू द वेन्स. तो जो जिसकी चीज है उसको हमारी बॉडी ने रिटर्न कर दी ताकि वो वहां पे पाइल्ड अप नहीं हो. पाइल्ड अप नहीं होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दूसरा, लिम्फ का हमें फंक्शन देखना है बच्चों. विल सी द फंक्शन ऑफ लिम्फ. सो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड. लिम्फ जो है बच्चों वो क्या कर रही है? इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट. लिम्फ जो है ना वो फैट के ट्रांसपोर्टेशन में, उसके एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जो फैट होते हैं ना वो पानी में इजीली घुलते नहीं. आपने देखा है ना कभी जो घी है या तेल होता है वो पानी में घुल सकता है. इट्स नॉट वाटर सॉल्युबल बच्चों. तो वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में कैसे मिक्स होगा? तो इसीलिए जो फैट होता है, जो भी इंटेस्टाइन से जो भी फैट एब्जॉर्ब्ड होता है ना बच्चों, उसको लिम्फ कैरी करती है. ब्लड में जाने से पहले वो कहाँ जाता है? लिम्फ में जाता है. और ऐसे लिम्फ कैपिलरीज को हम बोलते हैं लेक्टियल्स. लेक्टियल्स क्या है? ये लिम्फ है. ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज है या लिम्फ वेसल्स है. ठीक है, वो लिम्फ कैपिलरीज है या उसको हम लोग लिम्फ वेसल्स बोलेंगे. विल कॉल इट लिम्फ वेसल्स. ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स है दैट कैरीज फैट. ये फैट कैरी करती है. ओके, सो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन. यू कैन सी योर इंटेस्टाइन. ठीक है, और दूसरा, ये इसका पहला फंक्शन हो गया. और दूसरा फंक्शन क्या हो गया? इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. मैं इसको जनरली बोलती हूँ भूले भटके को राह दिखाना. मतलब जो गलती से जो चीजें ब्लड से बाहर आ गई है उसको रिटर्न कौन करता है? लिम्फ. तो लिम्फ क्या करते हैं? जो लिम्फ वेसल्स हैं वो भूले भटके को राह दिखाते हैं. मतलब जो भी चीजें बाहर आ गई गलती से उसको फिर से ब्लड में रिटर्न कर देंगे. सो फंक्शन लिम्फ के दो याद रखोगे. एक तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब फैट को कैरी करते हैं, दूसरा जो भी एक्सेस ऑफ फ्लूइड आ चुका है उसको बैक टू द ब्लड, ठीक है, वो सेंड करेंगे. सो बच्चों हमने सेकेंड मीडियम के बारे में भी देख लिया, दैट इज लिम्फ. ओके, सो यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट होता है. We'll see in the next class transportation in plants. So stay tuned. Bye.